सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, मैं पंडित राजन शर्मा आज फिर आपके सामने अपने सबसे जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, उसके विषय में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ, कुछ चर्चा लेकर आया हूँ। मित्रों, हम जब ग्रहों के विषय में बात करते हैं, विशेषकर जब मैं आपको ट्रांजिट की बात करता हूँ, गोचर की, कि आजकल कौन से ग्रह कहाँ पर अपना प्रभाव दे रहे हैं, किस राशि में हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव आएगा, तो अक्सर आप देखते होंगे कि हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया कि 1 जून से अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, कर्क राशि में, और लगभग बृहस्पति महाराज यहाँ 30 अक्टूबर तक रहेंगे भी। वैसे देवगुरु बृहस्पति की जो गोचरीय चाल होती है वो 1 वर्ष की होती है, 13 महीने की, लेकिन इस समय क्योंकि गुरु अतिचारी गति में है, हाई स्पीड में है, तो इसलिए वो शॉर्टली क्रॉसिंग कर रहा है। ऐसे ही जब शनि की बात करते हैं तो हम 2.5 साल की बात करते हैं कि शनिदेव इस समय मीन राशि में है, लगभग पिछले 1.5 साल से, और अभी 1 वर्ष और वहाँ पर रहेंगे, लगभग अक्टूबर 2027 तक। ऐसे ही राहु और केतु की जब बात करते हैं तो वो 1.5 साल एक घर में रहते हैं, 1.5 साल। जैसे इस समय राहु कुंभ राशि में है और केतु सिंह राशि में है। ये 5 दिसंबर को राशि बदलेंगे 2026 में। समझ लीजिए कि पूरे 1 साल से वो इन्हीं घरों में गोचर कर रहे हैं। ऐसे फिर शुक्र है, मंगल है, बुध है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि शुक्र, मंगल, बुध जो हैं वो लगभग 40 दिन का गोचरीय चाल रखते हैं एक घर में। अब जब ये ग्रह जो 40 दिन, सूर्य 30 दिन, बृहस्पति 1 साल, शनि 2.5 साल प्रभाव रखते हैं, तो हमारे जीवन में जो हर रोज़ परिवर्तन आ जाता है कि कल मैं बहुत खुश था, आज मैं बहुत उदास हूँ, या आज मैं बहुत खुश हूँ, कल पता नहीं कैसा दिन आएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो इस बात की है कि जो हमारे जीवन में दैनिक परिवर्तन आता है, हमारे जो मूड्स चेंज होते हैं, मूड्स का स्विंग होता है जो, वो कौन सा ग्रह करता है। आज ये सब्जेक्ट है मेरा, और सारा मैंने बनाया हुआ है। चंद्रमा, मून। चंद्रमा वो ग्रह है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो एक राशि में 2.25 दिन या 2.5 दिन भी कह सकते हैं, 2.5 दिन चलता है। इसलिए चंद्रमा की जो मूवमेंट है इतनी तेज़ी से होती है, वो हमारे मन पर पूरा नियंत्रण करती है, हमारे इमोशंस पर, हमारी संवेदनशीलता के ऊपर चंद्रमा का नियंत्रण है। याद रख लीजिए, जैसे हर ग्रह का अलग अलग नियंत्रण है। जैसे हम कहते हैं बुध क्या है, बुध बुद्धि और वाणी है। सूर्य क्या है, सूर्य हृदय है, हड्डियां हैं। मंगल क्या है, मंगल मांसपेशियां है, उत्साह है, रक्त है। ऐसे ही हर ग्रह हमारे किसी न किसी शरीर के पार्ट को, अंग को कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करके कंट्रोल करता है। चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। चंद्रमा मन सो जात, ये जातक के मन का कारक है, और सबसे तेज मूवमेंट है, 2.25 दिन या 2.5 दिन। और जैसे ही ये मूव करता हुआ अपनी किसी मित्र राशि में या मित्र ग्रह के साथ मिल जाता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन होता है वो। मान लीजिए चंद्रमा बृहस्पति के साथ मिल जाए और दोनों एक अच्छी राशि में बैठे हों, जो चंद्र और बृहस्पति की राशि भी है, तो उसे कहते हैं कि गजकेसरी योग बन गया, जो ज्योतिष शास्त्र की भाषा है। तो वो 2.25 दिन का जो गजकेसरी योग होता है चंद्र और गुरु का, चंद्रमा और बृहस्पति का, वो भी हमारे जीवन में खुशहाली ले आता है। क्योंकि कुंडली के 12 भावों में से किसी न किसी भाव में तो बनेगा। सेहत के भाव में बने तो उस दिन बहुत अच्छा मूड रहता है, सेहत बढ़िया रहती है। धन के भाव में बने तो वो 2.25 दिन कमाई वाले आ जाते हैं। सुख के भाव में बने तो वो 2.25 दिन में कोई हम ऐसा काम करते हैं कि मन को आंतरिक सुख मिलता है। संतान के 5वें भाव में बने तो वो 2.25 दिन ऐसे होते हैं कि संतान से भी हमें कोई ना कोई खुशियां मिलती रहती हैं। तो ये चंद्रमा की मूवमेंट है। चंद्रमा
2.25 दिन एक घर में रहता है। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको बात करने जा रहा हूं 10 मई 2016 की, क्योंकि 10 मई 2016 से लेकर 16 मई 2016 तक, यानी कि 6 दिन हो गए। ये जो 6 दिन हैं अगले, इनमें जो चंद्रमा की मूवमेंट है, ध्यान से आप समझ लीजिए, उस मूवमेंट को बड़े ध्यान से हमें स्टडी करना है, समझना है। उसका इफेक्ट आप खुद चेक कर लेना, क्योंकि आने वाले 6 दिन हैं। और जिन लोगों के ऊपर पहले से ही होता है वो कमेंट लाइन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चंद्रमा 10 मई 2026, 10 मई, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चंद्रमा 10 मई 2026 दोपहर 12:13 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप कहेंगे ये कौन सी कोई नई बात है, चंद्रमा ने तो हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करना ही है। अब ये समझ लीजिए कि कुंभ राशि में पहले से ही राहु महाराज विराजमान है। अब अगले 2.25 दिन चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे, 10 मई से लेकर अगले 2 दिन या 2.25 दिन समझ लीजिए। अब इसे कहते हैं चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष। अब ये जो चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष 11 नंबर राशि में बनेगा, जिसको कहते हैं काल पुरुष का लाभ स्थान, उसका एक यूनिवर्सल असर भी होता है हम सब पे, कि 11वें भाव में आकाश मंडल के ऊपर एक दोष क्रिएट हो गया है चंद्र राहु का, तो आय, लाभ और यश में परेशानी आ जाती है, क्योंकि उसको हाउस ऑफ इनकम कहते हैं, हाउस ऑफ पावर कहते हैं, नेम फेम कहते हैं, यश कहते हैं। 11वें भाव में कोई ग्रह नीच ही नहीं होता 11 नंबर में राशि में। तो लेकिन चंद्र और राहु की युति जो होगी वो चंद्रमा के फल को नीच कर देगी। चंद्र ग्रहण दोष बन जाता है जब चंद्रमा और राहु मिले, और ये 10 मई से लेकर 12 मई 2026 तक शाम के 7:25 तक चंद्र और राहु का ग्रहण दोष रहेगा। अब आप कहेंगे ये तो 12 तारीख को ख़त्म हो गया पंडित जी महाराज, आपने अभी बोला कि 16 तारीख की बात करूंगा मैं, 6 दिनों की। ध्यान से सुन लीजिए कि 12 मई रात के 7:25 को चंद्रमा कुंभ राशि से निकलकर अगले घर में चले जाएंगे, मीन राशि में, 2 दिन बाद। मीन राशि में चंद्र और शनि का मेल हो जाएगा, वहां मंगल भी साथ है, पहले ही शनि और मंगल का अंगारा वहां भड़का हुआ है, अब वहां चंद्रमा भी प्रवेश कर जाएंगे। अब ये बन जाएगा विष योग। चंद्र और राहु मिले थे तो क्या बना था? ग्रहण दोष। चंद्रमा और शनि मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? विष योग। तो ये जो विष योग है ये 14 मई 2026 रात के 10:34 तक रहेंगे। तो आप कहेंगे अब 14 मई तक बात कर दी है, आपने तो कहा था कि 16 तारीख की बात करूंगा मैं। अब 14 मई रात को 10:34 पर ये विष योग टूट जाएगा, मीन राशि में से निकलकर चंद्रमा मेष में चले जाएंगे। अब मेष राशि में सूर्यदेव विराजमान है, चंद्रमा और सूर्य मिल जाएंगे 2 दिन के लिए। अब आप कहेंगे चंद्रमा और सूर्य के मिलने से क्या खतरा है भाई? चंद्र और राहु तो मान लीजिए आप एक ग्रहण दोष बनता है, मानसिक परेशानी आती है, लोग दुखी हो जाते हैं। चंद्र और शनि बीमारी का योग ले आता है, लोग फिर भी परेशान हो जाते हैं। अब चंद्रमा और सूर्य के मिलने से क्या परेशानी है? चंद्रमा और सूर्य ऐसे मित्र हैं, अगर वो आमने सामने हो 180 डिग्री पर तो वो बहुत अच्छे मित्र होते हैं, पूर्णमासी आ जाती है, पूर्णिमा आ जाती है। लेकिन दोनों ही एक साथ एक राशि में आ जाएं तो चंद्रमा की शक्ति कमजोर हो जाती है, उसे कहते हैं अमावस्या योग। चंद्र और सूर्य जब मिल जाते हैं तो ये अमावस्या योग 14 मई से ही शुरू हो जाएगा 10:34 तक। लेकिन कुछ कलाओं में, कुछ अंशों में अभी चंद्रमा पूर्ण ब्लैक नहीं होते, नो मून नहीं बनता। 16 तारीख को
रात के 10:47 तक बिल्कुल चंद्रमा नो मून हो जाएगा, ब्लैक मून हो जाएगा 16 तारीख को। तो उस दिन अमावस्या भी है और उस दिन शनिवार भी है और वो ज्येष्ठ महीने की अमावस्या है। ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन शनिदेव प्रकट हुए थे, तो वो शनिदेव की जयंती भी है 16 मई 2026। तो ये 16 मई तक की बात मैंने आपके साथ की है कि 10 मई को चंद्रमा राहु के साथ मिलेगा, चंद्र ग्रहण बनेगा। 12 मई को चंद्रमा शनिदेव के साथ मिल जाएगा तो विष योग बन जाएगा। वही चंद्रमा 16 मई तक, फिर 14 मई से शुरू हो जाएगा वो मेष का योग। 16 मई की रात 10:47 तक सूर्य के साथ अमावस्या योग में रहेगा। अब ये जो चंद्रमा पहले राहु के साथ, फिर शनि के साथ, फिर अमावस्या योग जो कि 16 तारीख की रात को 10:47 पर ख़त्म होगी, तो ये जो 6 दिन हैं, अब ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, बड़े ही चुनौतीपूर्ण रहेंगे मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, क्योंकि ग्रह तो सबके लिए हैं। अब ये जो चुनौतियां हैं इसे समझ लीजिए। मान लीजिए पहले 2.25 दिन की बात कर देता हूं मैं कि चंद्रमा कुंभ राशि में राहु के साथ मिलेंगे 10 मई से लेकर 12 मई की शाम तक। कुंभ राशि 11 नंबर है, 11 नंबर लाभ स्थान होता है, आपको मैंने अभी बताया। तो लाभ में हानि हो जाएगी। अब इसको अपनी प्रेडिक्शन में, दिनचर्या में आप कैसे लेके आएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। आपका लग्न कौन सा है, नॉट मून साइन, चंद्र राशि की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपकी जन्म पत्रिका में लग्न कौन सा है। अगर आपका मेष लग्न है तो ये चंद्र और राहु का ग्रहण दोष नेचुरली 11th हाउस में बन जाएगा, जिसको कहते हैं हम आय, लाभ और यश, इनकम। उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आ जाएगी आपको इन 2.25 दिन में। उसके बाद अगले जो 2.25 दिन है वो बन जाएगा जाके 12वें घर में, और भी अधिक नुकसान। उसके बाद अगले जो 2.25 दिन है आपके लगन में ही अमावस्या बन जाएगी, पूरी मेंटल टेंशन, स्ट्रेस पड़ जाएगी 16 मई की रात 10:47 तक। ये 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक चंद्रमा पहले राहु के साथ, फिर शनि के साथ, फिर अमावस योग में जाएगा, परेशानी देगा। तो जैसे मेष के 11th हाउस में ये बनेगा, वृष लगन वालों के लिए यही योग 10th हाउस में बनेगा, जिसे कर्म स्थान कहते हैं, सरकार का घर कहते हैं, पिता का स्थान कहते हैं। परेशानी आ जाएगी जॉब में, बिजनेस में, काम में, कारोबार में, व्यापार में, अपने फादर के साथ, अपने बॉस के साथ, सरकार के साथ भी कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। वृष लगन को बता रहा हूं। फिर मिथुन लगन के लिए यही योग 9th हाउस में बनेगा, भाग्य स्थान में। हर चीज में रुकावट पड़ जाती है। जब किस्मत का घर ही खराब हो जाए तो फिर कहीं पैसा, कहीं सेहत, कहीं लेना, कहीं देना, सब बिगड़ जाता है। 2.25 दिन 10 तारीख से लेकर 12 तारीख की शाम तक मिथुन लगन का भाग्य स्थान चंद्रमा और राहु के ग्रहण दोष से खराब हो जाएगा। यही कर्क लगन वालों के लिए आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में चले जाएगा। अष्टम स्थान आपको पता ही है नेगेटिव हाउसेज में होता है, 6, 8 और 12। 8वें घर को ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु स्थान तक कहा गया है, मृत्यु का घर, डिप्रेशन का हाउस। तो वहां पर अगर चंद्रमा राहु हो, अगर जन्म पत्री में हो, मैंने देखा है कई लोगों के, वो बात करते करते रो पड़ते हैं और हर छोटी सी बात पे वो सुसाइड तक जाते हैं, क्योंकि अष्टम घर में राहु के साथ चंद्रमा का दोष बना होता है। और अब ये टेम्परेरी बनेगा 2.25 दिन के लिए। किसके मैंने बताया? कर्क लगन वालों के। ये सारा मेरे पास चार्ट तैयार होता है। जब भी आप मुझे मिलने आए तो मेरी डायरी पूछा कीजिए, पंडित जी आपके पास गोचर वाली डायरी है, वो बताइए क्या कह रही है। तो ध्यान रखें कर्क लगन वाले, क्योंकि आपके तो लगन के स्वामी चंद्रमा है। जब भी चंद्रमा को पीड़ा होती है किसी राहु से, केतु से, शनि से, अमावस्या योग से, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कर्क लगन वालों के ऊपर आता है। परेशानी तो है आपके लिए। यही अब सिंह लगन की बात करें तो आपके सप्तम स्थान में ये चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग बनेगा। 7वां घर तो होता है मैरिज का, जीवन साथी का, पार्टनर का। ये भी बिजनेस का घर होता है, व्यापार का।
तो यहाँ भी गड़बड़ है आपके लिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपस में तू मैं ना हो जाए, रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, क्योंकि उससे अगले 2.25 दिन अष्टम में जाना है और उससे अगले 2.25 दिन अमावस लग जानी है, यानी कि 6 दिन की खराबी है, 10 तारीख से शुरू हो जाएगी। कन्या लगन वालों के लिए यही चंद्रमा छठे घर में चला जाएगा 10 तारीख को। बीमारी का घर होता है ये, एनर्जी डाउन हो जाएगी। शत्रु स्थान भी कहते हैं इसको, कर्जे का घर कहते हैं, छठे घर को रोग ऋण शत्रु कहते हैं, यानी कि परेशानियां आनी शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए छठा घर एक्टिव हो चुका है, शत्रु स्थान। तो ये कन्या लगन वाले थोड़ा लो एनर्जी में जाएंगे, 10 तारीख से शुरू हो जाएगी वो लो एनर्जी, और पहले 2.25 दिन तो रहेगी रोग के घर में, अगले 2.25 दिन परेशानी आएगी पति पत्नी के स्थान में, और उससे अगले 2.25 दिन अमावस्या योग तक अष्टम मृत्यु स्थान में, यानी कि 6 दिन परेशान करेगा ये। कन्या लगन की बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन वालों के लिए यही योग बनेगा संतान के पंचम घर में, एजुकेशन के पंचम घर में, लव अफेयर के पंचम घर में, स्टॉक एक्सचेंज जुआ सट्टा लॉटरी के पंचम घर में। अब पंचम भाव में अगर ये दोष बन रहा है तो क्या मिलेगा आपको? जुआ सट्टा लॉटरी से हार मिलेगी। संतान से क्या मिलेगा? निराशा मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में क्या होगा? अनबन हो जाएगी। और स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़े डिप्रेशन भरे होंगे, टेंशन भरे होंगे, क्योंकि ये एजुकेशन का घर होता है, 5वां घर। तुला लगन के बाद बात करेंगे 8 नंबर वृश्चिक लगन की। स्वयं मैं आपके सामने बैठा हूँ, वृश्चिक लगन हूँ। चौथे घर में कुंभ राशि में राहु और चंद्रमा मिलेंगे। अब चौथा घर तो साक्षात सुख स्थान होता है, किसी में कहते हैं माता, भूमि, भवन, वाहन, जनता, सुख का घर है ये। अब सुख के घर में ग्रहण लग जाए चंद्रमा राहु का तो सुख को ग्रहण लग जाता है, अशांति फैलती है घर में, कला कलेश होता है उस घर में जिनके घर में चौथा घर डिस्टर्ब हो। ये तो चलिए 2.25 दिन की बात है। अगर आपकी कुंडली में जन्म से ही चौथे घर में कोई ग्रह नीच है, या चौथे घर में राहु के साथ चंद्रमा है, या राहु के साथ मंगल है, कोई भी ऐसी खराब जोड़ी बनी हुई है, तो उनके घर में तो कला कलेश रहता है, क्योंकि घर है ये चौथा घर। माँ का घर कह देते हैं, जन्म स्थान कह देते हैं, जहाँ आप रह रहे हो, चाहे वो रेंट का हाउस हो चाहे वो अपना हाउस हो, वो 4th हाउस ही होता है। तो चौथा घर डिस्टर्ब होगा भाई वृश्चिक लगन वालों। बीच में मैं भी हूँ, 10 मई से लेकर 12 मई तक तो चौथे घर को परेशान करेगा। उससे अगले 2.25 दिन 5वें घर संतान, विद्या, एजुकेशन, लव अफेयर को, और उससे अगले 2.25 दिन अमावस योग तक 16 मई तक छठे घर को खराब करेगा। तो 6 दिन बड़े चुनौतीपूर्ण आने वाले हैं। अब धनु लगन की बात करें तो यही चंद्र राहु तीसरे घर में, पराक्रम स्थान में, भाई बहनों के, दोस्तों के, जितने आपके आसपास के लोग होते हैं, पड़ोसियों के घर में चला जाएगा। अब तीसरे घर में कोई क्रूर ग्रह अकेला शुभ हो तो अच्छा मानते हैं ज्योतिष के अनुसार, लेकिन यहाँ पर तो बन गया ग्रहण योग। और ये ग्रहण योग आपको अपने जो भाई बहन हैं, जो दोस्त मित्र हैं, जो पड़ोसी हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि तीसरा घर दोस्तों का भी है, मित्रों का भी है, पड़ोसियों का भी है, भाई बहनों का भी, अपना पराक्रम भी है, अपनी सोच शक्ति भी, अपनी निर्णय शक्ति भी है। इसीलिए तीसरा घर जिन लोगों का खराब होता है, उनके कोई कार्य उनके निर्णय के अनुसार नहीं होते, वो बिना सोचे समझे काम करते हैं, नुकसान खाते हैं। तीसरे घर को हैंड राइटिंग भी कहते हैं, और जिनका तीसरा घर डिस्टर्ब हो, हैंड राइटिंग तो उनकी कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, लेकिन वो साइन ऐसी ऐसी जगह पर कर देते हैं, लोगों के लिए गारंटी दे देते हैं और खुद भुगतते हैं। खास करके राहु जिनका तीसरे घर में हो, और मैं तो इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे तीसरे घर में राहु है और मुझे पता है कैसे मैं कर देता हूँ कभी कभी इमोशनल होकर लोगों के लिए साइन, और फिर मैं ही भुगतता हूँ। तो ये गड़बड़ है, खुद मैंने देखा अपने साथ। तो धनु लगन वालों, आपके तीसरे घर में गड़बड़ चलेगी। मकर लगन की बात करें तो यही गड़बड़ आपके दूसरे घर में होने वाली है, 2nd हाउस, वाणी का घर, मुख का, परिवार का, कुटुंब का स्थान है ये। अब ये जो परेशानी 2nd हाउस में बनती है ना, शुरुआत होती है आपकी जुबान से, आपके मुख से निकले हुए ऐसे ऊट पटांग बातों से, शब्दों से, आपकी घटिया बोल चाल से। ऐसे शब्द मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वो दूसरा अगर जब डिस्टर्ब कर दिया ना राहु ने, तो आपके मुख में ऐसे शब्द होंगे चुभते हुए। अकेला राहु नहीं, कोई भी ग्रह नीच, यहाँ शनि आ जाए, नीच मंगल आ जाए, यहाँ केतु आ जाए, नीच का बुध आ जाए यहाँ पे, मतलब अगर खराब हुआ, नीच हुआ, डिस्टर्ब हुआ 2nd हाउस, तो वाणी में ऐसे गंदे शब्द होते हैं
कि सामने वाले को आप परेशान कर रहे होते हैं, और जब वो जवाब देता है फिर आपको और ज़्यादा परेशानी होती है। तो मुख में देखिए कि राहु या केतु तो नहीं है, शनि मंगल तो नहीं है, सूर्य तो नहीं है, और ये नीच तो नहीं है, और आपकी वाणी को कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो ये सेकंड हाउस परिवार का घर है। अपने ही घर से नापसंदी मिलना कि मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, ना मेरे बच्चे, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे ये, ना मेरे वो, बड़ी मुझे ऐसी मिलती रहती हैं कुंडलियाँ सेकंड हाउस डिस्टर्ब हो तो। और धन की हानि, क्योंकि इसको सेकंड हाउस को धन स्थान कहते हैं। अब जिसकी वाणी खराब हो उसको धन कैसे मिलेगा? जिसकी वाणी खराब हो उसके रिलेशन कैसे आपके सॉफ्ट रह सकते हैं? अपनी वाणी में सुधार करिए। जिनके सेकंड हाउस में पक्का दोष लगा हुआ है कुंडली दिखाकर, ये तो टेम्परेरी बातें कर रहा हूँ चंद्रमा की, ये तो 10 तारीख को बनेगा, 13 तारीख को निकल जाएगा, 12 तारीख को। लेकिन जिनके सेकंड हाउस में डिस्टर्बेंस होती है, धन, वाणी, कुटुंब, फैमिली की तरफ से परेशानी रहती है। अब आइए कुंभ लगन की बात करते हैं। कुंभ लगन, आपके लगन में ही पहले ही राहु है, वहाँ चंद्रमा आ जाएगा 10 मई दोपहर 12:13 पर, और ये 2.25 दिन वहीं रहेगा 12 तारीख के शाम 7:25 तक। तो आप इसको ऐसे पूरा 2.25 दिन या 2.5 दिन मत काउंट कीजिए, ये ग्रह की चाल के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। 2 दिन लगा लीजिए आप, 10 तारीख से 12 तारीख। तो लगन में बनने वाला है आपके ग्रहण दोष। यहाँ माथे पे ग्रहण लग जाता है, कलंक लग जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, उल्टे सीधे सपने आने लग जाते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आंखों में दर्द होने लग जाता है, सर दर्द होने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। जिनके लगन में राहु हो उन्हें पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है, उन्हें दुनिया में सब कुछ दिखाई देता है। चाहे वो कहें जी मुझे भूत दिख गया, मुझे जिन्न दिख गया, मुझे रात को सपने में ये दिख गया, मैं सब सुनता रहता हूँ, मुझे पता होता है हमें लगन में राहु है या केतु है तो आपको तो कुछ दिखेगा। तो ये टेम्परेरी अब आपको कुछ दिख सकता है। वैसे भी कुंभ लगन वालों को अभी पिछले 1.25 साल से राहु वहाँ घूम रहा है, दिसंबर में वहाँ से निकल जाएगा, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। लग्नेश शनि को मजबूत कीजिए। चंद्र राहु का ग्रहण दोष आपके लिए परेशानी लेके आने वाला है और अगले 6 दिन परेशानी दे सकता है। लास्ट में बात करेंगे मीन लगन वालों की। मीन लगन वालों के लिए यही योग कुंडली के सबसे लास्ट वाले हाउस में, 12th हाउस में चलेगा। अब 12वें घर को क्या कहते हैं? व्यय स्थान। नेगेटिव होता है ये, यहीं से हम जेल यात्रा देखते हैं, यहीं से हम खर्चा देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, यहीं से हम परेशानी देखते हैं। इसको कहते हैं व्यय हो जाना, डाउन चले जाना। ये 12वां घर है, फालतू खर्चे करवा देता है। अब चंद्र और राहु वहाँ मिलेंगे तो ऐसे ऐसे खर्चे होंगे, आप कहेंगे कहाँ से मुसीबत पीछे पड़ी हुई है। 2 दिन 10 तारीख से लेके 12 मई 19-25 यानी कि 7-25 तक। तो 12वां घर भी नींद का ही होता है। 12वां घर बेडरूम होता है, शयन कक्ष होता है। बहुत सारे लोगों के 12वें घर में क्रूर ग्रह होते हैं, 7वें घर में सॉफ्ट ग्रह होते हैं। ध्यान से समझें, 7वां घर है पति या पत्नी का, लेकिन 12वां घर है बेडरूम। कईयों के 7वें घर में सॉफ्ट प्लैनेट्स होते हैं कि शादी हो गई, लेकिन 12वें घर में क्रूर ग्रह होते हैं। बेडरूम में जाते ही युद्ध शुरू हो जाता है, फिजिकल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। एक रूम में टिक नहीं पाते हस्बैंड वाइफ अगर जिनके 12वें घर में क्रूर ग्रह हो, विशेषकर सूर्य हो, मंगल हो, यही राहु या केतु हो, खराब शनि हो। 12वें घर में अगर डिस्टर्बेंस हो तो वो एक दिखावे की मैरिज लाइफ होती है। और अगर वही 7वें घर में भी डिस्टर्बेंस हो और 12वें घर में भी डिस्टर्बेंस हो तो डाइवोर्स हो जाते हैं। अब 7वां घर ठीक हो, 12वें घर में डिस्टर्बेंस हो, डाइवोर्स भी नहीं होता और जीवन भी सही तरीके से नहीं चलता। ये बहुत सारे योग हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। ये तो टेम्परेरी सी बात बताई है मैंने, क्योंकि मेरा मन था कि आपको बताऊं कि हर रोज़ जो हमारा मूड स्विंग होता है उसका कारण कौन है? उसका कारण है मून, चंद्रमा। तो ध्यान रखिए आप सब लोग, 10 मई से लेकर 16 मई रात्रि 10:47 तक चंद्रमा ने 3 घरों में घूमना है, 2-2 दिन लगातार। पहले 2 दिन राहु के साथ ग्रहण दोष बनेगा, अगले 2 दिन मीन राशि में शनि के साथ विष योग बनेगा, और उससे अगले 2 दिन चंद्र और सूर्य के मेल से अमावस्या योग बनेगा।
और 16 मई को दोनों की डिग्री ऐसी मिलेगी कि चंद्रमा पूर्ण रूप से ब्लैक हो जाएंगे। इसको नो मून डे कहते हैं, नो मून डे, नो मून, अमावस योग, अंधेर रात्रि। तो इस अंधेर रात्रि का प्रयोग मैं करता हूँ हमेशा इन्हीं क्रूर ग्रहों की शांति के लिए, राहु, केतु और शनि की। आपकी कुंडली में राहु और केतु से बना हुआ दोष हो सकता है, जिसे हम पितृ दोष कहते हैं। राहु और केतु में बंद ग्रह हो सकते हैं, जिसे हम सर्प दोष कहते हैं। शनि से निर्मित दोष हो सकता है, जिसे हम 7.5 या ढैया कहते हैं। या इन तीनों ग्रहों की महादशाएं अगर कुंडली में नेगेटिव हो जाए तो बहुत तंग करती हैं। वो चाहे 18 साल का राहु हो, चाहे 19 साल का शनि हो, चाहे 7 साल का केतु हो, दुखी कर देती हैं अगर नेगेटिव हो। अगर उपाय कर लिए जाएं तो हम वो जो बहुत बड़ी मुसीबत है उसको इतना छोटा सा कर सकते हैं। बस आएगी तो सही, क्योंकि भगवान का लिखा हुआ ये शास्त्र है, आपकी कुंडली में छप कर आ गया है। अब ये भी सुन लीजिए, ये अगर आपकी कुंडली में छप कर आ गया है तो भगवान ने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मेरी कुंडली मिलेगी। मैं जो हरकतें कर रहा हूँ वो नोट हो रही हैं, अच्छी कर रहा हूँ, बुरी कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, छुपा के कर रहा हूँ, बता के कर रहा हूँ। ऊपर जो कैमरा चल रहा है सीसीटीवी, उससे नहीं छुप सकती कोई बात, वो नोट करते जा रहे हैं। और मान लीजिए मेरे ही किसी ऐसे, मान लीजिए 7th हाउस में प्रॉब्लम आ गई, वहाँ पे आ गया कोई क्रूर ग्रह, तो वो जीवन साथी के साथ परेशानियाँ दे देगा। अब भगवान ने अपनी मर्जी से नहीं लिखा वो क्रूर ग्रह मेरी कुंडली के 7वें घर में राहु, 7वें घर में केतु, 7वें घर में मंगल। भगवान ने नहीं लिखा, भगवान ने नोट किया कि मैं पूर्व जन्म में क्या कर रहा था, क्या हरकतें कर रहा था, किसी को दुखी कर रहा था, किसी स्पाउस को तंग कर रहा था। अगर मैं फीमेल थी तो क्या मैं मेल को दुखी कर रहा था, अगर मैं मेल था तो क्या मैं फीमेल को दुखी कर रही थी। ऐसे चलता है। तो फिर वो नोट होती है बातें। फिर वो जब समरी बनती है ना लास्ट में, अंतिम संस्कार के दिन, तो वो फिर चित्रगुप्त जी बना देते हैं कि भैया तुमने पिछले जन्म में जो हरकतें की हैं अपने स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ, अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। अगले जन्म में तो मेरे मंगलिक दोष भेज रहा हूँ 7वें घर में, राहु भेज रहा हूँ, शनि भेज रहा हूँ, केतु भेज रहा हूँ, मंगल भेज रहा हूँ, सूर्य भेज रहा हूँ। चंद्रमा भी 7वें घर में डिस्टर्ब हो जाता है, शुक्र 2 शादियाँ करवा देता है। ऐसे ही हर घर में, चाहे वो संतान ना हो रही हो तो समझ लीजिए पिछले जन्म में संतान का किसी का बुरा किया हुआ है। खासकर जो डॉग को मारते हैं लोग, जो लोग गली के डॉग को मारते हैं, पंचम भाव खराब कर लेते हैं अपना। क्योंकि केतु जो है वो औलाद का कारक भी होता है। सुन लीजिए, केतु डॉग को भी बोलते हैं। आप डॉग को मारिए, डॉग को दुत्कारिए, भगाइए, केतु खराब हो जाएगा। इस जन्म वाली औलाद तो हाथ से निकलेगी निकलेगी, अगला जन्म डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बड़ी शानदार थ्योरी है, कर्मों की थ्योरी है। हमारे किए हुए कर्म ही हमारी कुंडली के ग्रह बनते हैं, और उन कुंडली के ग्रहों की दशा अंतरदशा ही हमारे जीवन की सफलता या असफलता बनती है। याद रख लीजिए, खेल कर्मों का है, खेल उपायों का भी नहीं है, खेल दान पुण्य का भी नहीं है, खेल कलर थेरेपी का भी नहीं है, खेल कर्मों का है। अगर बिगड़े हुए कर्मों वाली कुंडली लेकर आ गए तो फिर शुरू होती है कलर थेरेपी, फिर बताए जाते हैं दान, फिर बताए जाते हैं ये रत्न, ये रंग, ये मंत्र, ये इष्ट देवता की पूजा। उनको जरूरत पड़ेगी जिनकी कुंडली में ये दोष होंगे। और दोष करने वाला कौन है आपको पता लग गया है ना। कई लोग आकर कहते थे भगवान ने क्यों बनाई है कुंडली, ये राहु बनाया ही क्यों, केतु क्यों बना दिया, लोग कहते हैं आके। तो मैं कहता सबको राहु केतु तंग नहीं करते भैया, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें तंग करते हैं। तो ये खेल समझ लीजिए। आज का जो विषय था वो था कि मूड स्विंग जो जल्दी जल्दी हो जाता है, कि अभी खुश हूँ तो थोड़ी देर बाद क्यों नाराज़ हूँ, आज बहुत अच्छा हूँ तो कल क्यों ख़राब हो गया, कल बड़ा ख़राब था आज क्यों अच्छा हो गया। ये चंद्रमा करवाता है। 2.25 दिन की चाल होती है। लेकिन अगले जो 6 दिन हैं, 2, 4 और 6, जहाँ चंद्रमा 3 घरों में निकलेगा, कुंभ में, मीन में और मेष में, वो तीनों घरों में डिस्टर्ब योग आ रहा है। दोबारा नोट कर लीजिए, 10 मई दोपहर 12:13 से चंद्रमा कुंभ राशि में राहु के साथ मिल जाएंगे तो ये ग्रहण दोष बन जाएगा। 12 मई शाम 7:25 को यही चंद्रमा कुंभ से निकलकर मीन में शनि के साथ मिल जाएंगे तो ये विष योग बन जाएगा।
14 मई रात को 10:34 पर यही चंद्रमा मीन से निकलकर मेष में चले जाएंगे तो सूर्य के साथ मिलकर अमावस योग बना देंगे। यह अमावस योग पूर्ण होगा 16 मई को शनि जयंती ज्येष्ठ की अमावस पर रात के 10:47 तक लगा रहेगा। तो 10 मई से लेकर 16 मई तक के ये जो 6 दिन हैं चुनौतीपूर्ण रहेंगे, परेशानियां रहेंगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, कहीं हेल्थ ख़राब होगी, कहीं माइंड अपसेट होगा, कहीं नुकसान होगा, कहीं परेशानी होगी। तो ये ग्रह दोष बना है। ऐसे में जब ऐसे इंसान शिकंजे में फंस जाता है ना ग्रहों के, तो महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ, उनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु शनि के चेले हैं। शनि शंकर भगवान जी का चेला है और चंद्रमा जो है वो शिव जी की शिखा में रहता है, इसीलिए उनका नाम चंद्रशेखर है, जिसे हम चंद्रशेखर कह देते हैं। शिव जी को चंद्रशेखर भी कहते हैं, तो चंद्रमा के कारण ही तो कहते हैं। तो जब ये ग्रहों का शिकंजा लग जाता है तब हम उपाय के तौर पे भी शंकर जी के चरणों में ही जाते हैं। शुक्राचार्य भी जब हार गए थे तो उन्होंने शंकर भगवान को प्रार्थना करके महामृत्युंजय जाप, एक मंत्र निकाला जिसमें संजीवनी शक्ति है, जो अपने सैनिकों को दोबारा जीवित कर देते थे। तो वो तो विधि एक अनोखी विधि है, उसमें तो इतनी शक्ति है कि मरते हुए आदमी को डॉक्टर की मशीन से उठाकर खड़ा कर देता है, और या फिर उनके प्राण का जो लिमिट है वो पूर्ण कर देता है। वो एक अलग विधि है महामृत्युंजय। लेकिन ये जो छोटे दिन आ रहे हैं इसमें हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा 6 दिन राहु, शनि और अमावस योग में रहेगा। और अपने अलग अलग उपाय भी होते हैं, वो आप कुंडली दिखाकर जान सकते हैं कि अपने लग्न के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, क्या दान, क्या धारण, ठीक है। तो अब मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। जो बात सिर्फ 5-10 मिनट में बताई जा सकती है वो 35-40 मिनट लगाकर बताई है कि आप इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को, रोचक सब्जेक्ट है ये एस्ट्रोलॉजी, इसे समझें, इसे जानें, इसका सही उपयोग करें अपने जीवन में। देखिए जीवन में कैसे सुख शांति आती है। जैसे ये 6 दिन बता दिए मैंने आपको, तो सारा प्रोग्राम वैसे ही मैनेज कर लीजिए। कोई इंपॉर्टेंट काम, कोई ज़रूरी जिसमें हम कहें कि गड़बड़ ना हो जाए, पोस्टपोन कर दीजिए। और अगर बहुत ज़रूरी है कि इसी दिन पेपर आ गया जी, इसी दिन इंटरव्यू आ गई है, तो फिर कुंडली दिखाकर उपाय कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई, मुझे तो बड़ा आनंद आता है इस एस्ट्रोलॉजी में। इसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ रखा है, सब कुछ, सब छोड़ रखा है। अपने घर का कारोबार, अपना दोस्तों का संसार, रिश्तों का संसार, सब छोड़ रखा है। जहाँ मैं बैठा हूँ बस ये मेरी दुनिया है। बड़ा आनंद आता है मुझे, क्योंकि लोग मुझे यहाँ मिलने आ जाते हैं, या फिर आप जहाँ मुझे देख रहे हैं इस फ़ोन के माध्यम से मिलने आ जाते हैं। तो मेरा संसार तो यहाँ पे है, पर मन मेरा ये इन ग्रहों में टिका हुआ है। बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से, बोलने से, बताने से, करने से, और लोगों के फीडबैक लेने से। आप भी बताइएगा कि अगर आप लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब है, नीच राशि में है, चंद्रमा राहु के साथ या केतु के साथ ग्रहण दोष में है, चंद्रमा शनि के साथ विष योग में है, चंद्रमा 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में खराब है, या नीच का चंद्रमा किसी भी घर में खराब है, तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी है मुझे कमेंट लाइन में बताइएगा। और फिर चंद्रमा की 10 साल की दशा वो कैसी गई आपकी, खराब चंद्रमा वालों की, वो भी मुझे बताइएगा। फिर मैं आपको आपके उपाय भी बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी लग्न, आपकी राशि, आपकी महादशा और अंतरदशा और ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली वाली पता होनी चाहिए। जनरल रेमेडीज़ नहीं होती। जनरल रेमेडीज़ है भगवान शंकर जी का नाम, वो आप इन 6 दिनों में खूब जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय।